वहीं दूसरी तरफ महायाना यानी बड़ी गाड़ी के लोगों ने कहा कि जब सब कुछ बदल रहा है तो धर्म क्यों नहीं बदलना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़ सकें। उनका मानना था कि दया सबसे ऊपर है और सबकी मुक्ति में मदद करना। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से इस साम्राज्य को शुरू किया और आगे चलकर उनके पोते महान सम्राट अशोका के अंडर ये एक बहुत ही क्रिटिकल मोमेंट था। अगर कुछ नहीं किया जाता तो बुद्धा की पूरी फिलॉसफी शायद उनके फॉलोअर्स के साथ ही खत्म हो जाती। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उनके सारे फॉलोअर्स एक साथ आए। हेलो स्टूडेंट्स, चलो आज हिस्ट्री का एक बहुत ही फैसिनेटिंग चैप्टर शुरू करते हैं, ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स, जिसमें हम एक्सप्लोर करेंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन को। पता है, ये दुनिया की 4 सबसे पुरानी सिविलाइजेशंस में से एक है, लगभग 4,500 साल पुरानी। कैन यू इवन इमेजिन? उनका अर्बन प्लानिंग इतना जबरदस्त था कि सड़कें एक दूसरे को परफेक्ट 90 डिग्री एंगल्स पर काटती थीं। एकदम परफेक्ट ग्रिड, जैसे आपने चेसबोर्ड देखा है ना, बिल्कुल वैसा ही, आज के मॉडर्न शहरों जैसा। ओके, लेट्स डाइव डीपर इनटू दिस। ओके, सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट देयर बिगेस्ट अचीवमेंट, उनके शहर, और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कोर्स मोहेंजोदारो जैसी साइट्स हैं। तो हड़प्पन शहर जो थे ना, वो बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थे। एक था द सिटाडेल, ये थोड़ा ऊंचाई पर बना होता था, अ प्लेटफॉर्म। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पब्लिक बिल्डिंग्स मिलती हैं, जैसे कि द ग्रेट बाथ या फिर द ग्रेट ग्रैनरी, जहाँ अनाज स्टोर करते थे। और दूसरा पार्ट, वो था द लोअर टाउन, जो नीचे बना था। ये एरिया काफी बड़ा था और यहाँ आम लोग, द कॉमन पीपल, रहते थे। बट वेट अ सेकेंड, इतना सब कुछ, इतनी प्लानिंग बनाया कैसे उन्होंने? व्हाट वाज देयर सीक्रेट? क्या इस्तेमाल किया उन्होंने? द सीक्रेट वाज उनकी ब्रिक्स, उनकी ईंटें। और इसमें सबसे कमाल की बात ये थी कि उनकी सारी ब्रिक्स, चाहे वो सन ड्राइड हो या बेक्ड, एक परफेक्ट स्टैंडर्डाइज्ड रेशियो में थी। और वो रेशियो क्या था? 1:2:4। सिंपल राइट? हाइट 1 तो ब्रेथ 2 और लेंथ 4 टाइम्स। अब ये पॉइंट COAT जैसे एग्जाम्स के लिए इट्स अ सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको तो बिल्कुल स्टार मार्क कर लो, याद रखना। और उनका ड्रेनेज सिस्टम, ओह माय गॉड, वो तो कमाल ही था। प्रोबेबली वन ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट एडवांस्ड ड्रेनेज सिस्टम्स। सोचो जरा, हर घर का ड्रेन स्ट्रीट के मेन ड्रेन से आके जुड़ता था। फिर ड्रेन्स को एक हल्का सा स्लोप देते थे। क्यों? ताकि पानी आराम से बह जाए, रुके नहीं। इन्हें ऊपर से स्टोन स्लैब से कवर भी किया जाता था। एंड गेट दिस, सफाई के लिए जगह जगह पर इंस्पेक्शन होल्स भी थे। आई मीन, ऐसी प्लानिंग आज भी हमारे यहाँ पानी भर जाता है, पर उनके यहाँ नो वे। तो अब हमने शहर का स्ट्रक्चर तो समझ लिया है, राइट? अब चलते हैं इसके अंदर और देखते हैं कि वहाँ लोग रहते कैसे थे। What was their daily life like? Okay, so what did they eat? उनकी डाइट में क्या था? Well, एविडेंस बताते हैं कि वो वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों थे। हमें वहाँ से व्हीट, बार्ली, लेंटिल्स के दाने मिले हैं, मिलेट्स भी मिले हैं, स्पेशली इन गुजरात। साथ ही फिश बोन्स और दूसरे एनिमल बोन्स जैसे कैटल और शीप के भी एविडेंस हैं। तो हाँ, वो मीट भी खाते थे। एक इंटरेस्टिंग चीज़, राइस के एविडेंस ना बहुत रेयर हैं, बस रंगपुर, गुजरात जैसी कुछ ही जगहों पर मिले हैं। सो सिर्फ खाना पीना नहीं, हड़प्पन्स वर मास्टर्स ऑफ क्राफ्ट। दे वर इनक्रेडिबली स्किल्ड। उनके हाथ का बना सामान, जैसे कि उनकी बीड्स, उनकी सील्स, उनकी पॉटरी, आई मीन जस्ट ब्रिलियंट। उनके क्राफ्ट्स में एक स्पेशल मटेरियल यूज होता था, जिसे कहते हैं फायंस। ये क्या था? ये एक मैन मेड मटेरियल था। बेसिकली जमीन की मिट्टी या सिलिका को गम के साथ मिक्स करके उसको आग में पकाते थे। अब ये प्रोसेस ना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था, तो इससे बनी चीज़ें, फॉर एग्जाम्पल छोटी छोटी परफ्यूम बॉटल्स, बहुत महंगी होती थी। अ लग्जरी आइटम, यू नो। नाउ हियर्स समथिंग रियली इंटरेस्टिंग। ये जो सारा क्राफ्ट का मटेरियल था ना, ये लोकल नहीं था। दे हैड एन अमेजिंग ट्रेड नेटवर्क। अब ये टेबल देखो, ये मैप बेस्ड क्वेश्चंस के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। शेल्स कहाँ से आ रहे हैं? नागेश्वर से। लैपिस लजूली, वो ब्यूटीफुल ब्लू स्टोन, सोचो, ऑल द वे फ्रॉम अफगानिस्तान। कार्नेलियन, अ रेड स्टोन, लोथल गुजरात से। और कॉपर, खेतरी राजस्थान से। जस्ट इमेजिन द रीच दे हैड। सो वीव लर्न्ड सो मच, राइट? पार्स, पता है, हड़प्पन सिविलाइजेशन आज भी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। इतने सारे सवाल हैं जिनके जवाब हमें अभी तक नहीं मिले। फॉर इंस्टेंस, क्या उनमें सोशल डिफरेंसेस थे? अमीर गरीब का भेदभाव? वेल, द आंसर सीम्स टू बी येस। और इसका प्रूफ मिलता है उनके बरियल से, यानी उनकी कब्रों से। आर्कियोलॉजिस्ट्स ने देखा कि कुछ डेड बॉडीज के साथ सिर्फ मिट्टी के बर्तन मिले,
लेकिन कुछ के साथ महंगी ज्वेलरी और दूसरे वैल्यूएबल आइटम्स। तो इससे उनके सोशल स्टेटस का आइडिया लग जाता है। एंड परहैप्स द बिगेस्ट मिस्ट्री ऑफ ऑल इज देयर स्क्रिप्ट। हम उनकी सील्स पर लिखावट देख तो सकते हैं, पर उसे पढ़ नहीं सकते। आज तक नो वन हैज बीन एबल टू डिसाइफर इट। सो वी कैन सी इट, बट वी कांट रीड इट। वी नो दे रोट थिंग्स, बट क्या लिखा था वो आज भी एक राज है। तो फिर इतनी ऑर्गेनाइज्ड सिविलाइजेशन को चला कौन रहा था? हु वाज इन चार्ज? कोई राजा था? वेल, मोहेंजोदारो से हमें एक फेमस स्टैचू मिला है जिसे हम प्रीस्ट किंग कहते हैं। बट ऑनेस्टली इसके अलावा कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है। हो सकता है कि हर शहर का अपना अलग रूलर हो। वी जस्ट डोंट नो फॉर श्योर। ओके, लेट्स लुक एट हाउ वी इवन फाउंड आउट अबाउट देम। इनकी डिस्कवरी कैसे हुई? द स्टोरी बिगिंस इन 1921 जब दयाराम साहनी ने हरप्पा को एक्सकवेट किया। फिर जस्ट द नेक्स्ट ईयर 1922 में आर.डी. बैनर्जी ने मोहेंजोदारो को। और फिर आया द बिग मोमेंट 1924 में। उस टाइम के डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने पूरी दुनिया को अनाउंस किया कि इंडिया में एक नई लॉस्ट सिविलाइजेशन मिल गई है। एंड देन द बिगेस्ट क्वेश्चन ऑफ ऑल, इतनी एडवांस्ड, इतनी अमेजिंग सिविलाइजेशन अचानक से गायब कैसे हो गई? व्हाट हैपेंड टू देम? अराउंड 1800 BCE हम देखते हैं कि लोग शहर छोड़कर जाने लगे। वेल, आर्कियोलॉजिस्ट के पास कोई एक पक्का आंसर नहीं है, पर हाँ कुछ थ्योरी जरूर हैं। जैसे हो सकता है क्लाइमेट चेंज हुआ हो, या शायद बहुत ज़्यादा फ्लड्स आने लगे थे। कुछ लोग डिफॉरेस्टेशन को ब्लेम करते हैं, यानी जंगल का कटना। और एक थ्योरी ये भी है कि शायद नदियों ने ही अपना रास्ता बदल लिया। हिस्ट्री यू सी इज लाइक अ जायंट पजल। ऑल राइट, चलो अब एंड में एक क्विक रिविजन कर लेते हैं। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक बार फिर से देख लेते हैं। डोंट वरी, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, you've got this. Okay, so remember these key facts. Harappan civilization is also called, yes, the Indus Valley civilization, famous for its urban planning and drainage. Brick ratio, jaldi batao, 1:2:4, perfect. Great bath and granary Kamale in the citadel. Main craft centers, Nagashwar for shells and Chenhudaro for beads. And unki script? Undeciphered. Usko abhi tak koi पढ़ नहीं पाया है. So the crucial point is कि हरप्पन सिविलाइजेशन के बारे में हम जितना जानते हैं ना, उससे कहीं ज्यादा अभी भी नहीं जानते। ये प्रीस्ट किंग आखिर था कौन? उनके असली भगवान कौन थे? व्हाट इज रिटन इन द स्क्रिप्ट? ये सारे सवाल आज भी जिंदा हैं और ये हिस्ट्री की इन्वेस्टिगेशन चलती रहेगी। सो आई वॉन्ट यू टू कीप थिंकिंग अबाउट इट। द इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यूज। नमस्ते दोस्तों, वेलकम। चलो एक मोमेंट के लिए सोचो, एक जबरदस्त सिविलाइजेशन, हरप्पन सिविलाइजेशन, बड़े बड़े शहर, अनोखा टाउन प्लानिंग, फॉरेन ट्रेड, और फिर अचानक सब गायब हो जाता है। और उसके बाद एक लंबा शांत सन्नाटा। आज हम उसी खामोशी के बाद की कहानी में चलेंगे, ये देखने के लिए कि इंडिया में सिविलाइजेशन का सेकंड डॉन, एक नई सुबह कैसे हुई। चलिए शुरू करते हैं। जरा इस टाइमलाइन को देखो। एक तरफ है 1900 BCE जब हड़प्पन शहर उजड़ गए, और फिर एक लंबा, बहुत लंबा गैप सीधा 600 BCE तक। हम यहाँ कोई 100-200 साल की नहीं, बल्कि पूरे 1500 साल के सन्नाटे की बात कर रहे हैं। और फिर 600 BCE के आसपास अचानक से बूम, सब कुछ बदलने लगता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर इस 1500 साल के गैप में हो क्या रहा था? देखो, सबकॉन्टिनेंट बिल्कुल खाली तो नहीं था, ऑफ कोर्स। पूरे देश में छोटे छोटे फार्मिंग विलेजेस बस रहे थे, पास्टोरल कम्युनिटीज अपने जानवरों के साथ घूम रहे थे। और सबसे इम्पॉर्टेंट, यही वो टाइम था जब ऋग्वेदा, हमारे सबसे पुराने ग्रंथों में से एक, कंपोज हो रहा था। लेकिन वो बड़े बड़े शहरों का दौर, वो तो खत्म हो चुका था, कम से कम कुछ वक्त के लिए। तो इस कहानी में हमारा सफर कैसा होने वाला है? पहले हम चलेंगे सीधा उस 6th सेंचुरी के रेवोल्यूशन में। फिर देखेंगे कि कैसे छोटे छोटे कबीले बड़े बड़े किंगडम्स बन गए। उसके बाद जूम इन करेंगे इंडिया की पहली सुपर पावर मगधा पर। फिर झांककर देखेंगे कि आम आदमी की लाइफ कैसी थी। और एंड में उस डिटेक्टिव वर्क की बात करेंगे जिससे हिस्टोरियंस को ये सब कुछ पता चला। रेडी हो? तो चलिए शुरू करते हैं उस धमाकेदार पल से, द 6th सेंचुरी BCE। ये सिर्फ कोई कैलेंडर का पन्ना नहीं था, ये एक रियल टर्निंग पॉइंट था। एक ऐसा टाइम जब इंडियन हिस्ट्री ने एक बहुत ही जोरदार मोड़ लिया। अब ये इतना बड़ा बदलाव क्यों था? क्योंकि उस वक्त कोई एक चीज नहीं हुई, ये एक परफेक्ट स्टॉर्म था। सब कुछ एक साथ हो रहा था। सोचो, सबसे पहले आया लोहा, यानी आयरन। जैसे ही लोहा आया, खेती में एकदम से बूम आ गया।
खेती बढ़ी तो नए शहर बनने लगे, शहर बने तो ट्रेड बढ़ा, जिसको सुपरचार्ज किया सिक्कों ने यानी कॉइनेज ने। और इस पूरे मटेरियल चेंज के बीच लोगों के सोचने का तरीका भी बदल रहा था। बुद्धिज्म और जैनिज्म जैसे नए नए आइडियाज तेजी से फैल रहे थे। लेकिन अगर इन सब में से एक असली हीरो चुनना हो तो वो था लोहा। हड़प्पन्स जो इतने एडवांस थे वो भी आयरन यूज नहीं करते थे, लेकिन ये नई टेक्नोलॉजी एक गेम चेंजर थी। लोहे का हल यानी आयरन प्लाउशेयर गंगा के मैदानों की घनी फर्टाइल जमीन को आसानी से काट सकता था। इससे इतना ज्यादा अनाज पैदा हुआ, इतना फूड सरप्लस हुआ कि खाने के बाद भी बहुत कुछ बचने लगा। और सोचो, जब आपके पास जरूरत से ज्यादा खाना हो तभी आप एक बड़ी आर्मी, बड़े बड़े शहर और हाँ, पावरफुल राजाओं को सपोर्ट कर सकते हैं। और इसी फूड सरप्लस ने पावर और पॉलिटिक्स का पूरा खेल ही बदल दिया। सोसाइटी अब पहले से ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो रही थी। लोगों को छोटे छोटे कबीलों में ऑर्गेनाइज करने का पुराना तरीका अब काम नहीं कर रहा था। पावर और लीडरशिप का एक बिल्कुल नया आइडिया जन्म ले रहा था। और ये बदलाव हमारी भाषा में कितनी खूबसूरती से दिखता है। पहले लोगों की पहचान उनके कबीले से थी, उनके जना से। लेकिन जब वो खेती करने के लिए एक जगह बस गए तो वो जमीन से जुड़ गए। जगह बन गई जनापदा, यानी जहां लोगों ने अपने पैर रखे। और जब इन जनापदाज में से कुछ बहुत पावरफुल हो गए और दूसरों को अपने कंट्रोल में लेने लगे तो वो बन गए महाजनापदाज, यानी ग्रेट किंगडम्स। सिंपल, लेकिन कितना प्रोफाउंड चेंज है ना? और ये देखो, इससे ये बदलाव बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एक तरफ था कबीले का सरदार, वो अपने लोगों का, अपने रिश्तेदारों का नेता था। उसकी कोई रेगुलर आर्मी नहीं थी और लोग उससे प्यार से या डर से गिफ्ट देते थे। कोई फिक्स टैक्स नहीं। लेकिन दूसरी तरफ था एक राजा। राजा लोगों का नहीं, एक इलाके का, एक टेरिटरी का रूलर था। वो एक प्रोफेशनल आर्मी रखता था, बड़े बड़े ऑफिशियल्स रखता था, और इस सब को चलाने के लिए वो रेगुलर टैक्स वसूलता था। ये लीडर ऑफ अ क्लैन से रूलर ऑफ अ स्टेट बनने का फंडामेंटल शिफ्ट था। जो 6th सेंचुरी BCE तक इंडियन सबकॉन्टिनेंट में ऐसे 16 महाजनपदास आपस में टक्कर ले रहे थे। पावर के लिए एक रेस चल रही थी, लेकिन इस रेस में एक क्लियर विनर सामने आया। इस नए युग की पहली असली सुपर पावर मगधा, जो आज के बिहार में है। तो आखिर मगधा का सीक्रेट सॉस क्या था? उनके पास ऐसा क्या था जो बाकियों के पास नहीं? वेल, उनके पास सब कुछ था। ये परफेक्ट ज्योग्राफी और इंसानी एम्बिशन का कॉकटेल था। एक तो खेती के लिए सुपर फर्टाइल जमीन थी, हथियार और औजार बनाने के लिए पास में ही लोहे की खदानें थीं। उनके जंगलों में हाथी मिलते थे जो उस जमाने के बैटल टैंक्स थे। उनका गंगा नदी पर कंट्रोल था जो ट्रेड और ट्रांसपोर्ट का सुपर हाईवे थी। और सबसे ऊपर उनके पास एक के बाद एक बहुत ही एम्बिशियस, क्लेवर और रूथलेस राजाएं। और मगधा का ये पावर ट्रिप अपने पीक पर पहुंचा जब मौर्यन एम्पायर की स्थापना हुई। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से इस साम्राज्य को शुरू किया और आगे चलकर उनके पोते महान सम्राट अशोका के अंडर ये एम्पायर लगभग पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट पर राज करेगा। इमेजिन करो, ये उस प्रोसेस का रिजल्ट था जो एक छोटे से लोहे के हल से शुरू हुआ था। ओके, राजाओं और साम्राज्यों की बातें बहुत हो गईं। चलो एक पल के लिए सोचते हैं कि इन सब बड़े बड़े चेंजेस का एक आम किसान पर या शहर में बैठे एक क्राफ्ट्समैन पर क्या असर पड़ रहा था। उनकी लाइफ कैसे बदली? क्या एक पावरफुल राजा का मतलब उनकी जिंदगी बेहतर होना था या सिर्फ ज्यादा टैक्स देना था? देखो, गांव में एक नया सोशल स्ट्रक्चर बन रहा था। सबसे ऊपर थे गाहपतीज। इन्हें आप बड़े जमींदार समझ लो, जिनके पास जमीन, साधन और मजदूर सब थे। ये पावरफुल हेड्स ऑफ हाउस होल्ड्स थे। उनके नीचे आते थे छोटे किसान, जिनके पास थोड़ी बहुत जमीन थी, और सबसे नीचे वो मजदूर और गुलाम, जिनके पास अपनी जमीन थी ही नहीं। तो साफ दिख रहा है कि दौलत और पावर कुछ ही हाथों में जमा हो रही थी। और पावर में इतना डिफरेंस हो तो रिश्ते हमेशा आसान नहीं होते। उस दौर की कहानियां, जैसे जातक टेल्स, हमें आम लोगों का पर्सपेक्टिव देती हैं। वो अक्सर ऐसे जालिम राजाओं की कहानियां सुनाती हैं जो अपनी प्रजा पर अत्याचार करते थे। इससे साफ पता चलता है कि टैक्स मांगने वाले राजा और टैक्स देने वाली जनता के बीच हमेशा एक टेंशन, एक तनाव बना रहता था। अब आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आ रहा होगा, भाई ये सब सुनने में तो बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, पर हमें ये सब पता कैसे चला? इतने 1000 साल पुरानी कहानी जिसके लिखे हुए रिकॉर्ड्स भी बहुत कम है, उसे हिस्टोरियंस आखिर पढ़ते कैसे हैं? तो चलो अब असली डिटेक्टिव वर्क शुरू करते हैं। इस डिटेक्टिव स्टोरी का हीरो है ये आदमी, जेम्स प्रिंसेप। सदियों तक पूरे इंडिया में पिलर्स पर, चट्टानों पर कुछ लिखा तो था, लेकिन उसे कोई पढ़ नहीं पाता था। वो सिर्फ अजीब निशान थे। फिर 1830s में जेम्स प्रिंसेप ने सालों की मेहनत के बाद ये कोड तोड़ दिया।
उसने ब्राह्मी और खरोस्थी उस समय की 2 मेन स्क्रिप्ट्स को डिसाइफर कर लिया, और जैसे ही उसने ये किया, अचानक सदियों से खामोश पत्थर बोलने लगे। प्रिंसिप जिस आर्ट के मास्टर थे उसे कहते हैं एपिग्राफी, यानी इंस्क्रिप्शंस की स्टडी। एपिग्राफिस्ट्स को आप ऐसे हिस्टोरियन समझ सकते हैं जो पत्थर, मेटल या पॉटरी पर लिखे संदेश पढ़ते हैं। ये ऐसी हिस्ट्री है जो हजारों साल तक मिटती नहीं। एक और जबरदस्त टूल है न्यूमिस्मैटिक्स, यानी सिक्कों की स्टडी। एक छोटा सा सिक्का, सोच भी नहीं सकते कितना कुछ बता जाता है। ये हमें एक ऐसे राजा का नाम बता सकता है जिसके बारे में हम जानते भी नहीं थे। ये बता सकता है कि उसका राज्य कहाँ तक फैला था, और कभी-कभी तो एकदम सटीक डेट भी दे सकता है। ये छोटे-छोटे हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स की तरह हैं। और फिर आती है पेलियोग्राफी, यानी पुरानी लिखावट की स्टडी। बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे हमारी हैंडराइटिंग टाइम के साथ बदलती है ना, वैसे ही पुराने जमाने में अक्षर बनाने का तरीका भी धीरे धीरे बदलता था। एक पेलियोग्राफर किसी इंस्क्रिप्शन में सिर्फ ए अक्षर का शेप देकर ये अंदाजा लगा सकता है कि वो इंस्क्रिप्शन 200 BC का है या 200 AD का। अमेजिंग, राइट? तो चलिए सारे क्लूज को जोड़ते हैं। जब प्रिंसिप ने स्क्रिप्ट्स को पढ़ना शुरू किया तो उसने देखा कि बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस एक राजा का जिक्र करते हैं जिसका टाइटल था देवनाम प्रिया पियदस्सी, यानी देवताओं का प्रिय और देखने में सुंदर। कुछ टाइम तक किसी को नहीं पता था कि ये कौन है, लेकिन जब हिस्टोरियंस ने इन इंस्क्रिप्शंस को बुद्धिस्ट ग्रंथों से मिलाया तो एक आहा मोमेंट आया। पता चला कि ये सारे टाइटल्स महान मौर्यन सम्राट अशोका के लिए यूज किए गए थे। मिस्ट्री सॉल्व। और यहीं हम इस एक्सप्लेनर को रोकेंगे। तो ये कहानी थी 2 रेवोल्यूशंस की। पहला, एक सिंपल से मेटल, लोहे का, जिसने जमीन से अनाज निकालकर एक साम्राज्य खड़ा कर दिया। और दूसरा, एक दिमाग का, जिसने एक स्क्रिप्ट को अनलॉक करके उस खोए हुए साम्राज्य को हमसे दोबारा मिलवा दिया। ये बात सोचने पे मजबूर करती है ना कि और कौन सी ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं, कोई नया टूल, कोई नया आइडिया, या आज के ज़माने में शायद कोई लाइन ऑफ कोड जिसने हमारी हिस्ट्री का रुख ही मोड़ दिया हो। सोचेगा ज़रूर। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में। तो बच्चों, वेलकम बैक। चलो आज हिस्ट्री के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर को एक्सप्लोर करते हैं और इसे समझेंगे एक ऐसी कहानी के जरिए जिसे आप सब आई एम श्योर जानते हैं, द महाभारत। लेकिन एक मिनट, हम इसे सिर्फ एक वॉर या फैमिली ड्रामा की तरह नहीं पढ़ेंगे। नहीं, हम इसे एक आईने की तरह यूज करेंगे। एक विंडो जिसके थ्रू हम झांक कर देखेंगे कि उस जमाने की सोसाइटी, उनके रूल्स और उनकी डेली लाइफ आखिर थी कैसी। सोच के देखो, ये सिर्फ एक युद्ध नहीं था। इट वॉज अ मैसिव टर्निंग पॉइंट जिसके जरिए हम उस टाइम के सोशल रूल्स, उनके फैमिली स्ट्रक्चर्स, उनके लॉज, सब कुछ समझ सकते हैं। चलिए इसे आगे एक्सप्लोर करते हैं। ओके, तो यह है हमारा आज का रोड मैप। इस एक्सप्लेनर में हम इन टॉपिक्स को एक एक करके अनपैक करेंगे ताकि इस चैप्टर का हर कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाए। तो शुरू करते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से। देखो, हर कहानी की एक शुरुआत होती है और महाभारत की कहानी शुरू होती है 2 कजन फैमिलीज से, द कौरवास एंड द पांडवास। दोनों एक ही कुरु क्लैन से थे और उनकी लड़ाई थी जमीन और सत्ता यानी पावर के लिए। पर आखिर ये इतनी बड़ी लड़ाई हुई ही क्यों? What was the real root cause of this massive conflict? इसके पीछे ना एक बहुत इंपॉर्टेंट सोशल रूल था जिसे समझे बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। लेट्स सी। ये कॉन्सेप्ट कहलाता है पेट्रिलिनी यानी पितृवंशिकता। इसे बिल्कुल सिंपल तरीके से समझो। जैसे आज ज्यादातर बच्चे अपने फादर का सरनेम यूज करते हैं, राइट? उस टाइम पर भी वंश यानी लीनेज फादर से ही आगे बढ़ता था। सारी प्रॉपर्टी और पावर फादर से सन को जाती थी और यही महाभारत के कॉन्फ्लिक्ट की मेन वजह थी। तो अब इस स्लाइड पर देखो, पूरे कॉन्फ्लिक्ट का रीजन एकदम क्लियर हो जाता है। धृतराष्ट्र एल्डर ब्रदर थे, पर अंधे होने की वजह से उनके छोटे भाई पांडु राजा बने। अब पैट्रिलिनी रूल के हिसाब से गद्दी पर किसका हक हुआ? ऑफ कोर्स पांडु के बेटों यानी पांडवास का। पर धृतराष्ट्र के बेटे दुर्योधना ने इस क्लेम को चैलेंज किया और बस यहीं से उस महायुद्ध की नींव रखी गई। बच्चों, एग्जाम के लिए इस सक्सेशन वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर याद रखना। तो ये तो हुई फैमिली की बात। अब थोड़ा सा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि उस टाइम की पूरी सोसाइटी कैसे ऑर्गेनाइज थी। उस टाइम एक सिस्टम फॉलो होता था जिसे हम वर्ना व्यवस्था कहते हैं, जो सोसाइटी को 4 आइडियल ग्रुप्स में डिवाइड करता था। और ये टेबल क्लियरली दिखाता है कि धर्मशास्त्र जैसे टेक्स्ट में हर वर्ना का काम पहले से डिफाइन किया गया था। देखो, ब्राह्मणास का काम था पढ़ना पढ़ाना, वेदास को समझना। क्षत्रियास का काम था रूल करना, युद्ध करना। वैश्यस का काम था ट्रेड, एग्रीकल्चर।
और शूद्रास का इन तीनों की सेवा करना। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऊपर के 3 वर्णास को द्विजा या ट्वाइस बॉर्न कहा जाता था। क्यों? क्योंकि उन्हें वेदास पढ़ने का अधिकार था। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है। सोचो जरा, क्या इसका मतलब ये है कि सारी वेल्थ और सारी पावर सिर्फ टॉप 2 वर्णास यानी ब्राह्मण्स और क्षत्रियास के पास थी? टेक्स्ट में तो यही आइडियल सिचुएशन लिखी गई थी, पर क्या रियलिटी, क्या असलियत हमेशा ऐसी ही होती है? और यहीं पर हिस्ट्री इंटरेस्टिंग हो जाती है। देखो, नियम बनाना एक बात है और उन्हें फॉलो करना बिल्कुल दूसरी। ब्राह्मणिकल टेक्स्ट्स ने जो नियम बनाए, क्या सब लोग उन्हें आंख बंद करके फॉलो करते थे? बिल्कुल नहीं। हिस्ट्री इज फिल्ड विथ एग्जाम्पल्स ऑफ पीपल हु चैलेंज्ड एंड ब्रोक दीज रूल्स। ये स्लाइड इस डिफरेंस को परफेक्टली दिखाती है। एक तरफ ब्राह्मणिकल रूल्स कहते थे कि शादी गोत्र के बाहर करो और वाइफ अपने हस्बैंड का गोत्र अपनाए, सिंपल। पर दूसरी तरफ देखो, सातवाहना रूलर्स जो खुद को ब्राह्मण्स कहते थे, इन्हीं रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे थे। उनकी रानियां अपने पिता का गोत्र कंटिन्यू रखती थी और राजा अक्सर अपनी मां के नाम से जाने जाते थे, जैसे गौतमी पुत्र यानी गौतमी का बेटा। अमेजिंग, राइट? बिल्कुल इसी तरह ये रूल कि राजा सिर्फ क्षत्रिय ही हो सकता है, ये भी बार बार टूटा। हिस्ट्री में नॉन क्षत्रिय किंग्स के ढेर सारे एग्जाम्पल्स हैं। द मौर्यास, जिनका ओरिजिन शायद लो था, द शुंगास एंड कन्वास जो ब्राह्मण्स थे, सातवाहनास अगेन ब्राह्मण्स, और शकास जिन्हें तो आउटसाइडर्स माना जाता था। ये साफ दिखाता है कि सोशल रियलिटी ऑन पेपर रूल से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स और अलग थी। तो अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि सर, हमें यह सब पता कैसे चला? इतनी सारी डिटेल्स, इतने कॉन्ट्रडिक्शंस। वेल, हिस्टोरियंस ने इस टेक्स्ट को एक सिंपल कहानी की तरह नहीं, बल्कि एक हिस्टोरिकल सोर्स की तरह, एक डिटेक्टिव की तरह स्टडी किया है। इसका जवाब छिपा है एक मैसिव एकेडमिक प्रोजेक्ट में। इसका नाम था द क्रिटिकल एडिशन ऑफ द महाभारता। ये प्रोजेक्ट 1919 में शुरू हुआ और इसे लीड किया था अ वेरी फेमस संस्कृत स्कॉलर वीएस सुक्थानकर ने। और आप इमेजिन कीजिए, इस एक प्रोजेक्ट को पूरा करने में कितना टाइम लगा? 47 साल, 47 years. It wasn't a small task at all. और जो फाइनल रिजल्ट निकला, इट वॉज अ मैसिव पब्लिकेशन ऑफ ओवर 13,000 पेजेस। इसके लिए उनकी टीम ने पूरे इंडिया से, कश्मीर से लेकर केरला तक, महाभारत के अलग अलग संस्कृत वर्जन्स को इकट्ठा किया और उन्हें वर्ड बाय वर्ड कंपेयर किया। इतने सालों की मेहनत से 2 इंपॉर्टेंट बातें सामने आई। एक, जो कोर स्टोरी थी, कौरवास और पांडवस की लड़ाई, वो लगभग हर वर्जन में सेम थी। गुड। लेकिन नंबर 2, हर रीजन के अपने अलग वेरिएशंस और लोकल कहानियां भी इसमें जुड़ी हुई थी। और इसीलिए एज अ हिस्टोरियन हम सिर्फ एलीट संस्कृत टेक्स्ट पर डिपेंड नहीं कर सकते। उन्हें आम लोगों की लाइफ को समझने के लिए पाली, प्राकृत और तमिल सोर्सेज को भी पढ़ना पड़ता है। ये सब इस बात का प्रूफ है कि महाभारता कोई पत्थर की लकीर नहीं है। इट्स नॉट अ स्टैटिक बुक, एक जगह रुकी हुई। ये एक डायनामिक टेक्स्ट है, एक लिविंग, इवॉल्विंग टेक्स्ट जो टाइम के साथ बदलता रहा है। इससे बनने में, यू वॉन्ट बिलीव इट, 1000 साल से भी ज्यादा का टाइम लगा। शुरुआत में इन कहानियों को सूतास यानी जो रथ चलाते थे वो गाकर सुनाते थे। फिर अराउंड 500 BCE ब्राह्मण्स ने इन्हें लिखना शुरू किया और इसमें कृष्णा जैसे कैरेक्टर्स को सेंट्रल इंपॉर्टेंस दी। और काफ़ी बाद में इसमें सोशल नॉर्म्स और मॉरल टीचिंग्स जैसे कि भगवद गीता को ऐड कर दिया गया। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है द्रौपदी की 5 पांडवों से शादी यानी पॉलीएंड्री। ये प्रैक्टिस ब्राह्मणिकल रूल्स के बिल्कुल खिलाफ थी, लेकिन महाभारत ऐसे भी रिकॉर्ड करता है। ये दिखाता है कि इस एपिक ने अलग अलग, इवन कॉन्फ्लिक्टिंग सोशल प्रैक्टिसेस को भी अपने अंदर जगह दी। तो चलिए एक क्विक रिवीजन करते हैं। हमने देखा कि महाभारत एक फैमिली वॉर की कहानी के जरिए उस टाइम के सोशल रूल्स जैसे पैट्रिलिनी और वर्ना सिस्टम को समझाता है, लेकिन एट द सेम टाइम ये भी दिखाता है कि ये रूल्स हमेशा फॉलो नहीं होते थे और लोग इन्हें चैलेंज भी करते थे। इसीलिए द एपिक इज नॉट जस्ट अ स्टोरी, इट्स अ कॉम्प्लेक्स हिस्टोरिकल सोर्स जिसे हिस्टोरियंस यूज करके हमारे पास को समझने की कोशिश करते हैं। और अब इस एक्सप्लेनर के एंड में आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। इस पर सोचना जरूर। अगर महाभारत आज लिखी जाती तो आपकी नजर में इसका हीरो कौन होता और विलन कौन? इस सवाल का जवाब इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें बताता है कि टाइम के साथ हमारी अपनी सोशल वैल्यूज, हमारे सही और गलत के आइडियाज कितने बदल चुके हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसी कहानी एक्सप्लोर करेंगे कि जब एक रेवोल्यूशनरी आइडिया का फाउंडर चला जाता है तो वो आइडिया जिंदा कैसे रहता है और कैसे बदलता है।
ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। बुद्धा की महापरिनिर्वाणा के बाद उनकी टीचिंग्स का क्या हुआ जब सब कुछ सिर्फ जुबानी यानी ओरली एग्जिस्ट करता था? कोई किताबें नहीं थी, कोई रिटन रिकॉर्ड्स नहीं। ये कहानी है कि कैसे एक फिलॉसफी जो पूरी तरह से इंसानी यादाश्त पर टिकी थी, उसे बचाया गया, उस पर बहस हुई और उसे बदला गया। इस फैसिनेटिंग जर्नी को समझने के लिए हम इन 6 की स्टेजेस से गुजरेंगे। पहले, बुद्धा के बाद क्या चैलेंज था, फिर उनकी टीचिंग्स को कैसे लिखा गया, उसके बाद पहला बड़ा बंटवारा, फिर दोनों नए रास्तों का गोल क्या था, धर्म पूरी दुनिया में कैसे फैला, और आखिर में पावरफुल राजाओं और गहरी बातचीत का क्या रोल था। तो सबसे बड़ा सवाल था बुद्धा की टीचिंग्स को सेव कैसे करें। उनके सारे स्टूडेंट्स पूरे इंडिया में फैले हुए थे और हर किसी को टीचिंग्स का कुछ ना कुछ हिस्सा ही पता था। एक सेंट्रल रिटन सोर्स के बिना टीचिंग्स के खो जाने या बिगड़ जाने का खतरा था। ये एक बहुत ही क्रिटिकल मोमेंट था। अगर कुछ नहीं किया जाता तो बुद्धा की पूरी फिलॉसफी शायद उनके फॉलोअर्स के साथ ही खत्म हो जाती। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उनके सारे फॉलोअर्स एक साथ आए, जिससे शुरू हुई बुद्धिस्ट काउंसिल्स की परंपरा। इस कोशिश से हुई पहली बुद्धिस्ट काउंसिल, जो 483 बीसी के आसपास राजा गृह में रखी गई बुद्धा के डेथ के ठीक बाद। यहीं पर उनकी सारी टीचिंग्स को कंपाइल करने का बड़ा काम शुरू हुआ। जरा सोचिए, एक पूरे वर्ल्ड व्यू को सिर्फ लोगों की याददाश्त से इकट्ठा करके रिकॉर्ड करना। इन किताबों को त्रिपिटाका कहा गया, यानी 3 टोकरियां। ये एक पावरफुल इमेज है। 3 अलग अलग टोकरियां, हर एक में अलग तरह का ज्ञान, और सब पाली लैंग्वेज में लिखा गया, जो उस समय आम लोगों की भाषा थी, ताकि सब तक पहुंच सके। हर पिटाका यानी टोकरी का एक स्पेसिफिक पर्पस था। सुत्त पिटाका में थी बुद्धा के कोर टीचिंग्स और मॉरल प्रिंसिपल्स। विनय पिटाका में संघा यानी मॉन्क्स और नन्स की कम्युनिटी के लिए रूल्स थे, और अभिधम्मा पिटाका में काफी गहरी फिलोसॉफिकल बातें थीं, जैसे आत्मा और यूनिवर्स का नेचर क्या है। लेकिन वक्त के साथ एक नया कॉन्फ्लिक्ट सामने आया। बुद्धा ने खुद सिखाया था कि बदलाव ही कांस्टेंट है। इससे उनके फॉलोअर्स के बीच एक गहरा सवाल उठा, क्या धर्म को बिल्कुल वैसे ही फॉलो करना चाहिए जैसा बुद्धा ने बताया, या उसे बदलते समय के साथ अडैप्ट करना चाहिए? इसी सवाल ने एक फंडामेंटल आइडियोलॉजिकल स्प्लिट पैदा कर दिया, जिससे बुद्धिज्म की 2 मेजर ब्रांचेस बनी, हीनायाना और महायाना। ये कोई छोटी मोटी बहस नहीं थी। ये एनलाइटनमेंट के रास्ते के नेचर पर एक बहुत ही गहरा फिलोसॉफिकल बंटवारा था। हीनयाना यानी छोटी गाड़ी के फॉलोअर्स का मानना था कि असली टीचिंग्स को बदलना नहीं चाहिए। उनके लिए बुद्धा का रास्ता सख्त सेल्फ डिसिप्लिन और पर्सनल लिबरेशन का था। इन्हें थेरावादा भी कहते हैं, यानी बुजुर्गों का रास्ता, क्योंकि ये पुराने थेरेस या एल्डर्स को फॉलो करते थे। वहीं दूसरी तरफ महायाना यानी बड़ी गाड़ी के लोगों ने कहा कि जब सब कुछ बदल रहा है तो धर्म क्यों नहीं बदलना चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़ सकें। उनका मानना था कि दया सबसे ऊपर है और सबकी मुक्ति में मदद करना खुद की मुक्ति से बड़ा गोल है। ये सिर्फ रास्ते का फर्क नहीं था, धीरे धीरे इनकी सोच में भी बहुत फंडामेंटल डिफरेंसेस आने लगे थे। भले ही दोनों का गोल निर्वाणा ही था, लेकिन वहां तक पहुंचने के तरीके और यहां तक के बुद्धा को देखने का नजरिया भी बिल्कुल अलग हो गया। देखिए, हिनायाना में बुद्धा एक ग्रेट टीचर थे जिन्होंने रास्ता दिखाया, पर हर इंसान को उस रास्ते पर खुद चलना था। गोल था अरहत बनना, यानी खुद की मुक्ति हासिल करना। लेकिन महायाना में बुद्धा को एक डिवाइन, ऑलमोस्ट भगवान जैसी फिगर की तरह देखा जाने लगा। इससे बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट आया, एक सेवियर जो खुद का निर्वाणा रोककर सबकी मदद करता है। और इसी के साथ आइडल वर्शिप की शुरुआत हुई। तो क्या इस बंटवारे का बुद्धिज्म के फैलने पर क्या असर हुआ? एक तरफ थी एक सख्त मोनास्टिक फिलॉसफी और दूसरी तरफ एक आसान डिवोशनल रास्ता। सोच के देखिए, एक आम आदमी के लिए, एक किसान या कारीगर के लिए गहरी फिलॉसफी समझना और सख्त मोनास्टिक रूल्स फॉलो करना बहुत मुश्किल था। उन्हें एक सहारा चाहिए था, एक डिवाइन फिगर जिससे वो प्रार्थना कर सके। महायाना ने ये सहारा बुद्धा और बोधिसत्वास की पूजा के रूप में दे दिया, जिससे उसे फॉलो करना आसान हो गया। और इसकी अडेप्टेबिलिटी के कारण महायाना सेक्ट इंडिया के बाहर तेजी से फैल गया। ये सिल्क रोड से चाइना, जापान, कोरिया और तिब्बत तक पहुंचा, जबकि हीनायाना यानी थेरावादा बुद्धिज्म का इन्फ्लुएंस मेनली श्रीलंका और कुछ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जैसे म्यांमार और थाईलैंड तक ही कॉन्सेंट्रेटेड रहा। इस पूरे एवोल्यूशन में इंपॉर्टेंट मीटिंग्स और पावरफुल किंग्स का भी बड़ा रोल था। किसी भी आइडिया को फैलने और जिंदा रहने के लिए पेट्रनेज और एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर जरूरी होता है। सदियों तक 4 मेजर बुद्धिस्ट काउंसिल्स हुई,
जहां टीचिंग्स को रिफाइन किया गया, बचाया गया और उन पर बहस हुई। पहली काउंसिल ने, जैसे हमने देखा, थिरुपिताका को कंपाइल किया। तीसरी काउंसिल मशहूर है किंग अशोका के पेट्रोनेज के लिए। और चौथी काउंसिल तक, जो किंग कनिष्का के अंदर हुई, महायाना आइडियाज को फॉर्मल रिकॉग्निशन मिलने लगी थी। ग्रेट मौर्यन सम्राट अशोका जैसे पेट्रन्स ने बुद्धिज्म को एक वर्ल्ड रिलीजन बनाने में बहुत बड़ा रोल निभाया। उन्होंने अपने बच्चों महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था बुद्धिज्म के प्रचार के लिए। इस इंपॉर्टेंट घटना का जिक्र हमें श्रीलंकन ग्रंथों दीपवंसा और महावंसा में मिलता है। ये दौर सिर्फ फेथ और पेट्रोनेज का नहीं था, ये हाई लेवल फिलोसॉफिकल डिबेट्स का भी दौर था। इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है मिलिंदा पन्होन नाम का टेक्स्ट, यानी राजा मिलिंदा के सवाल। इसमें इंडो ग्रीक किंग मिनांदर और बुद्धिस्ट मंक नागासेना के बीच हुई गहरी बातचीत का जिक्र है। यह दिखाता है कि बुद्धिज्म उस वक्त के बड़े इंटेलेक्चुअल्स और रूलर्स को भी अट्रैक्ट और चैलेंज कर रहा था। तो ये थी बुद्धिज्म के बदलने और फैलने की कहानी, एक आदमी के शब्दों से शुरू होकर एक डाइवर्स ग्लोबल रिलीजन बनने तक की। ये हमें एक अहम सवाल पर छोड़ जाती है, क्या एक विश्वास को जिंदा रहने के लिए वक्त के साथ बदलना जरूरी है, या उसे अपने असली प्योर फॉर्म में ही रहना चाहिए, भले ही उसे कम लोग फॉलो कर पाएं? सोचिएगा जरूर।